बच्चों, आज हम लोग बॉक्स 2 पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 22 में है आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर में। जिसमें हम लोग जियोसिपी गैरिबल्डी की जीवनी पढ़ेंगे जो एक इटली के फ्रीडम फाइटर थे। 1807 में जियोसिपी गैरिबल्डी का जन्म हुआ था और 1882 में ये दुनिया छोड़ गए थे। जियोसिपी गैरिबल्डी इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। इटली के बड़े ही सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर थे, बड़े इनका नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। He came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy. इनका परिवार कोस्टल ट्रेड के बिज़नेस में व्यस्त था और ये खुद एक सेलर थे, मतलब जो पानी का जहाज़ होता है उसमें मर्चेंट नेवी थे, उसके व्यापारी थे। 1833 में जब ये 26 साल के हो गए, यानी 26 वर्ष की आयु में, ही मेट मजीनी ज्वाइन द यंग इटली मूवमेंट। तो जियोसिपी मजीनी जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उनसे इनकी भेंट हुई थी 1833 में। और उसी समय जो उन्होंने मजीनी साहब ने जो यंग इटली मूवमेंट शुरू किया था, ये उस यंग इटली मूवमेंट का ज्वाइन कर चुके थे। इन 1834 यानी ठीक इसके एक साल के बाद पार्टिसिपेटेड इन ए रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमॉन्ट। द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गैरिबल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। 1834 में इटली में एक रेवोल्यूशन हुआ था, जहां जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि इटली 7-8 भागों में बटा हुआ था। तो 1834 में एक रेवोल्यूशन चला था कि इन 7-8 भागों को जोड़ करके पूरा एक यूनाइटेड इटली बनाने का और एक रिपब्लिक बनाने का। ठीक है, तो ये जो इन्होंने अपराइजिंग किया था, यहाँ अपराइजिंग का मतलब है रिवोल्यूशन। तो ये जो रेवोल्यूशन किया था गैरिबल्डी साहब ने, इसको बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था। यहाँ सप्रेस्ड लिखा हुआ है, सप्रेस का मतलब उसको दबा देना। और अंत में गैरिबल्डी जो थे उन्हें विवश होकर के साउथ अमेरिका भागना पड़ा, और जहाँ पर वो 14 साल तक रहे थे। ठीक है, और 1848 तक ये वहीं पर रहे थे एग्जाइल में। ठीक है, एग्जाइल का मतलब होता है कि अपने देश से बाहर रहना, इसे एग्जाइल बोला जाता है। यानी 1848 में ये दोबारा इटली आए। ठीक है, और 1854 में यानी इटली आने के 6 साल के बाद इन्होंने जो विक्टर इमैनुअल II साहब थे, उस समय जो पिडमॉन्ट के, जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट के किंग थे, मतलब हम लोग पढ़े हैं कि इटली जो 6-7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक ही छोटा सा भाग था जो इटली के प्रिंसली हाउस जिस पर रूल कर रही थी, और वो था पिडमॉन्ट। ठीक है, यानी पिडमॉन्ट उसे बोला जाता है, जहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल II। और विक्टर इमैनुअल II ने यह प्रयास किया कि इटली को यूनिफाई करने का। इसमें उन्होंने, जो गैरिबल्डी साहब थे, इन्होंने सपोर्ट किया राजा का। इन 1860 गैरिबल्डी लेड द फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स टू साउथ इटली। 1860 में गैरिबल्डी ने हजारों वॉलंटियर्स की एक फ़ौज बनाई थी जो साउथ इटली पर अटैक करने के लिए तैयार थी। फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेनिंग टिल देयर नंबर्स ग्रीव टू अबाउट 30,000। दे वेयर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट। तो इन्होंने जो वॉलंटियर्स की जो फ़ौज बनाई थी, इसकी जो जनसंख्या थी वो 30,000 तक पहुंच चुकी थी। मतलब 30,000 लोग इस फ़ौज में भर्ती हो चुके थे और इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। In 1867, Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy. The Papal States were a French garrison. जब पूरा इटली यूनिफाई हो चुका था, तब उसमें एक हिस्सा जो था, जो अभी भी इटली में नहीं जुड़ा था, और वो था पैपल स्टेट्स, जहाँ पर रोम था। ये जो था पोप के कब्जे में था, और यहाँ पर फ्रांस के जो सैनिक थे वो मौजूद थे। मतलब फ्रांस की एक फ़ौज यहाँ पर खड़ी रहती थी इसकी सुरक्षा के लिए। तो अब ये सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल यानी बाधा था कि इस जो पैपल स्टेट्स था, इसे जोड़ना था इटली में। ठीक है, इसे जोड़ने के लिए जो गैरिबल्डी ने 30,000 लोगों की, 30,000 वॉलंटियर्स की जो रेड शर्ट्स आर्मी बनाई थी, उसे लेकर के गैरिबल्डी पैपल स्टेट्स में इंटर करता है। द रेड शर्ट्स प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पैपल ट्रूप्स। अब क्या हुआ कि जो रेड शर्ट आर्मी थी जिसे गैरिबल्डी ने बनाया था, ये आर्मी जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है पैपल स्टेट्स के ऊपर में, तो पैपल स्टेट्स में 2 फौज खड़ी थी। एक तो वहाँ पर पैपल स्टेट्स की अपनी फ़ौज खड़ी थी, और दूसरी फ्रांस की फ़ौज भी वहाँ पर खड़ी थी। मतलब पैपल स्टेट की सुरक्षा में फ्रांस की फ़ौज और पैपल स्टेट दोनों फ़ौज वहाँ पे थी। और जब ये रेड शर्ट्स की आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया तो इनका कोई मुकाबला नहीं था। मतलब ये फ्रेंच और पैपल स्टेट्स के सामने इनका कोई वैल्यू नहीं था, इनकी कोई ताकत ही नहीं थी रेड शर्ट्स आर्मी की। और रेड शर्ट आर्मी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी फ्रांस का और पैपल स्टेट्स का। इट वॉज ओनली इन 1870 when during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome that the papal states were finally joined to Italy.
इसी तरीके से 3 साल बीत चुके थे और पैपल स्टेट्स इटली में नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि पैपल स्टेट्स की रखवाली के लिए फ्रांस और पैपल स्टेट्स की सेना बीच में बाधा डाल रही थी। इनके सामने रेड शर्ट आर्मी टिक ही नहीं पा रही थी। लेकिन 1870 में एक घटना घट गई कि फ्रांस जो था वो प्रशिया के साथ में उलझ गया। फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक वार शुरू हो गया और इस वार में फ्रांस ने क्या किया कि पैपल स्टेट से अपने फ़ौज को वापस बुला लिया। तो इस तरीके से पैपल स्टेट्स की रखवाली करने के लिए जो उनकी फ़ौज थी वो कम पड़ गई और रेड शर्ट की आर्मी ने उस पर अटैक कर दिया और पैपल स्टेट्स को फाइनली इटली में ज्वाइन कर दिया। और इस तरीके से पैपल स्टेट्स जो अंतिम स्टेट्स था इटली के साथ ज्वाइन होने वाला, वो इटली से ज्वाइन हो गया और इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा हुआ। आप यहाँ पर एक कैरिकेचर देख सकते हैं, ये कैरिकेचर बना हुआ है जिसमें कि ये राजा है और ये गैरीबेल्डी उसे जूता पहना रहा है जिस जूते पर इटली लिखा हुआ है। फिगर 15, गैरीबेल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल II ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली, इंग्लिश कैरिकेचर ऑफ 1859।